हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, इवन हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि फाइनेंशियल फ्रीडम किस प्रकार से अचीव करनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। देखते देखते हमारी एज 35 से 40 साल की हो जाती है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, किस प्रकार से अचीव करना है। हमें पता चलता है कि जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो तो हमें सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए अगर आप अभी 20s के एज में हो, देन आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, किस प्रकार से अचीव करना है। सुनाओ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। इन पॉइंट्स में से 3rd एंड 5th पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। नाउ पॉइंट नंबर 1। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से यह नियम समझ में आए। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 दोस्तों का, एक का नाम अरुण था और दूसरे का नाम तरुण था। दोनों ने साथ में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड दोनों की जॉब लग गई है। दोनों की सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ है। 5 साल दोनों की लाइफ को फॉरवर्ड करके अब हम देखते हैं दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। अरुण के पास एक कार है एंड उसके पास एक आईफोन भी है। अरुण की प्रशंसा हर जगह होती है, ऑफिस में हुआ, उसके घर पर हुआ, कलीग हुए, अरुण के मम्मी पापा, उसके घर वाले सारे लोग, आसपास की सोसाइटी, समाज अरुण को बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, क्योंकि अरुण ने वाकई में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। अब समस्या यह थी, अरुण ने जितनी भी चीज़ों को अपने लाइफ में अचीव किया था, उन सारी चीज़ों को लोन पर लेकर के किया था। 6,000 रुपये की कार की EMI पर मंथ पे कर रहा था एंड उसके साथ ही साथ 3,000 रुपये की आईफोन की EMI पे कर रहा था। अब अरुण को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि उसके पास EMI का भार चढ़ा हुआ था। इतना ही नहीं, अरुण के पास एक क्रेडिट कार्ड भी था। अरुण जो भी चाहता था क्रेडिट कार्ड के दम पर सारी चीज़ों को खरीद लेता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मंथ के एंड तक आते आते अरुण के पास पैसे नहीं बचते थे। 28 साल बाद अरुण की लाइफ देखते हैं तो अरुण की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाद कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, कोई अमाउंट नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, इवन कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं थी। तो अरुण की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से अपनी कार उसको बेचनी पड़ी। तो दोस्तों यही होता है, अगर आप बिना सोचे समझे EMI पर कोई चीज़ें बाई कर लेते हो या फिर लोन अफोर्ड कर लेते हो, तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नाउ इस पॉइंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्टार्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा लोन और EMI जैसे चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। अगर हमें लोन लेना भी है तो हमें उस पर्पज़ से लोन लेना चाहिए कि वहाँ से हमें कुछ एसेट मिल रहा है, कुछ वहाँ से हमको रिटर्न मिल रहा है, तब तो हमें लोन ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपने लायबिलिटीज़ के लिए लोन ले रहे हो तो उस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा पैसा खर्चा हो जाता है। लोन एक ऐसा ट्रैप होता है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऐड होता जाता है एंड आगे चल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इसलिए लोन और EMI जैसे चीज़ों से दूर रहो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। 28 साल बाद तरुण को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज थी। तरुण बुक्स रीड करता था, लोगों की वीडियोस देखता था, जहां पर वह सीखता था कि हमें अपने पैसों को कहां पर लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए, जिसकी वजह से तरुण ने कभी भी EMI और लोन जैसे चीज़ों को नहीं बाई किया। तरुण को हमेशा यह लाइन याद आती थी, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज़ फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। तरुण को कहीं ना कहीं यह बात पता थी कि दूसरों को दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए हमें अपनी लाइफ को बेकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए तरुण जितना कम से कम हो पाता था अपने खर्चों पर खर्च करता था। अगर वह अपार्टमेंट के लिए 10,000 रुपया कहीं अच्छे लोकेशन पे मिल रहा है तो वह 2-3 किलोमीटर आगे चला जाता था, जहां पर उसे 5,000 रुपये का अपार्टमेंट मिल जाता था। जहां तक रही बात खर्चों को, तो वह अपने लिए एक बजट बना करके रखता था कि हमें हमारा पैसा कहां पर कितना % अमाउंट खर्चा करना चाहिए, ताकि हम अपने लाइफ में रियल फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने पैसों को काम पर लगाना पड़ेगा। हमारा पैसा भी अगर काम करता रहता है तो हमारे लिए वहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कब तक कोई इंसान पैसों के लिए काम करता रहेगा, यह बात तरुण को कहीं ना कहीं पता थी। इसलिए तरुण अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता था, SIP करता था म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसके साथ ही साथ अपने लिए इमरजेंसी फंड को भी क्रिएट करके रखता था, क्योंकि उसे पता था कि हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो X अमाउंट हो सकता है। अब हम कह सकते हैं कि तरुण अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया था, क्योंकि तरुण ने अपने अर्ली एज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर अब उसे डिविडेंड इनकम आ रही थी। एंड इसके साथ ही साथ अरुण बहुत सारे बिजनेसेस में अपना पैसा लगाया था, जहां पर उसे
वहाँ से एसिड्स जनरेट हो रही थी, वह नहीं काम कर रहा था, फिर भी उसके पास इनकम जनरेट हो रही थी। इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड इनकम आ रही थी, जहाँ पर वह नहीं काम करता था तब भी उसके पैसे काम कर रहे थे। डे बाई डे उसके पैसा ग्रो हो रहे थे। जितना दिनों तक उसका पैसा होल्ड रहता, जितना ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट में रहता, उतना ज़्यादा उसको इनकम डे बाई डे जनरेट हो रही थी। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है बजटिंग रूल। जी हाँ दोस्तों, अरुण ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ बजटिंग रूल। अरुण ने बजटिंग नियम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया था। अब बजटिंग नियम क्या होता है? आप अपने पैसों को बचाने के लिए, अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए 50-30-20% मनी रूल को फॉलो कर सकते हो। नाउ फर्स्ट आ जाता है 50%। 50% आपको अपने नीड्स के ऊपर खर्च करना है, जैसे ग्रोसरी का सामान हो गया, बिजली बिल हो गया, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, तो आपको 50% अमाउंट वहाँ पर खर्च करना है। नाउ सेकेंड नंबर आ जाता है 30%। 30% आपको अपने इंजॉयमेंट के ऊपर खर्च करना है। आपको कहीं पर जाना है, मूवी देखना है, शॉपिंग करना है, कुछ भी चीज़ें बाई करनी है, एक्सपेंसिव चीज़ें अपने लाइफ को जीने के लिए, तो आप 30% अमाउंट में बाई कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड आ जाता है 20%। जी हाँ दोस्तों, 20% आपको अब इन्वेस्टमेंट करना है अपने सैलरी का। पॉइंट नंबर थर्ड आ जाता है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट। जो आपने 20% अमाउंट अपने सैलरी का सेव किया था, अब उस अमाउंट को आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आप इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 के थ्रू SIP कर सकते हो। जी हाँ, आप SIP कर सकते हो 500 से लेकर के आप 5000 10,000 जितना तक भी करना चाहो, आप पर मंथ उतने अमाउंट की SIP कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो जाता है। देखिए हमारे लाइफ में क्या होता है, अब जितने भी पैसे होते हैं कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। आप उस चीज़ को बचा करके नहीं रख सकते हो। पैसे एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको आप कभी भी बचा नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको तब बचा सकते हो जब आप उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तब आपके पैसे सेव हो जाते हैं एंड आपके पैसे आपके लिए काम करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सैलरी का 20% अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट के लिए आप SIP कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया, चाहे वो कम अमाउंट हो या फिर ज़्यादा अमाउंट हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जब आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगना शुरू हो जाती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगती है, तो 20 साल में आपका 20 लाख रुपया जा कर के करोड़ 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर होती है। इस चीज़ को जितना आप जल्दी समझ लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। आप 100 रुपीज़ है आपके पास, तो आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। 500 से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने सैलरी का पूरा % अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो। रिटायरमेंट के लिए आप किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे। आपके पास एक एक्स अमाउंट होगा जिसकी सहायता से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5, बिजनेसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पर आपके पैसे निकल लें। फॉर एग्जांपल आपने कार बाई कर लिया EMI पर, जैसे आपने एग्जांपल में देखा था कि अरुण ने कार बाई कर लिया था, वहाँ पर वो पर मंथ अमाउंट पे कर रहा था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए की सेकेंड हैंड कार लेते हैं एंड उस कार को वो दे देते हैं सर्विसेज के लिए, जहाँ पर उन्हें पर मंथ 20,000 25,000 रुपये की इनकम आती रहती है बिना काम किए हुए। 2 साल बाद एक टाइम ऐसा जाता है जब उनका EMI वाला पूरा अमाउंट भी पे हो जाता है एंड कार भी उनकी हो जाती है। देन वहाँ से उनके लिए मल्टीपल एसेट क्रिएट होते रहते हैं जब पैसा आता रहता है। तो इस प्रकार से आप बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। ऐसे आप बहुत सारे बिजनेसेस के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। एक बार इस वीडियो को अगर हम समराइज़ करें तो आपको अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, EMI जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप EMI ले रहे हो, लोन ले भी रहे हो, तो अच्छी चीज़ों के लिए लो जहाँ पर आपको एसेट से जनरेट होता हो। एंड इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको अपने पैसों को बचाने के लिए, पैसों को बनाने के लिए बजटिंग रूल को फॉलो करना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ हमने जाना कि आपको इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 में अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर लॉन्ग टाइम के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सहायता से आप अच्छी खासी रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट में हमने जाना कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसों की SIP कर सकते हो, जहां पर आपको लॉन्ग टाइम में अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल है, जो पॉइंट्स अच्छे लगे, आप उसे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।